हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, और कंपनी का ये पहला चैप्टर भी है। तो कंपनी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कंपनी सामान्य परिचय, यानी कि कंपनी का जो है जनरल इंट्रोडक्शन। जब हम किसी चीज़ से परिचित होते हैं तो उससे परिचय होना काफ़ी जो है ज़रूरी हो जाता है। जब हम किसी चीज़ से पहली बार मिलते हैं, ऐसे मान लीजिए कंपनी का नाम हमने अकाउंटिंग में नहीं सुना था, तो अब हम सुनेंगे तो उससे सामान्य पहले परिचित होंगे उनसे कि जो है एक इसमें क्या क्या टर्म यूज़ होता है, क्या क्या वर्ड्स यूज होता है। तो उसमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि कंपनी जो है क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंपनी का इसमें अर्थ जानेंगे, उसके बाद उसका विशेषता को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कंपनी के प्रकार को, और उसके बाद कंपनी के प्रलेख को। तो स्टेप वाइज जो है इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, और डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें कंपनी का अर्थ को हम जान लेते हैं। तो कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के संघ एवं संस्था से है। अब इस लाइन को समझिए अच्छे से कि कंपनी का आशय यानी कि कंपनी का अर्थ किसी सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई विशेष ऑब्जेक्टिव नहीं है उसके पीछे, सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य मतलब आदमी का कोई भी उद्देश्य हो सकता है, कोई भी पर्सन है उसका कोई भी उद्देश्य हो सकता है। अब किसी का विशेष उद्देश्य होता है कि हमको जो है ये काम करना है, राइट। तो वो हो जाता है उसका विशेष उद्देश्य, यानी कि किसी चीज़ पर फोकस करके उसी पे लगा हुआ है, तो उसका विशेष उद्देश्य हो गया। और जनरली जब कोई काम ऐसे ही स्टार्ट करता है तो उसको बोला जाता है सामान्य उद्देश्य, राइट। आप ऐसे ही मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो आपका ये क्या हो गया, सामान्य उद्देश्य। जब आप एक विशेष लक्ष्य को लेकर के पढ़ेंगे तो हो जाएगा वो विशेष उद्देश्य। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित का मतलब होता है मेड बाय, मतलब बना हुआ, यानी कि निर्मित व्यक्तियों के संघ का मतलब होता है ग्रुप, और यहाँ पर संस्था से है। देखिए, निर्मित व्यक्तियों के संघ एवं संस्था से है। कंपनी जो है निर्मित व्यक्तियों के संघ एवं संस्था से ही क्या बनता है, कंपनी बनता है, राइट। और कंपनी जो है अपने आप में कृत्रिम व्यक्ति होता है। क्या होता है, कंपनी जो है अपने आप में कृत्रिम व्यक्ति होता है, लेकिन हम लोग उसको जो है मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं, राइट। तो अगला लाइन क्या बोल रहा है इसमें कि जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। देखिए, कोई व्यक्ति जो है अगर पब्लिक कंपनी स्टार्ट करता है, देखिए कंपनी का कई तरह का प्रकार होता है। तो जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो कंपनी में किसी एक व्यक्ति का पूंजी नहीं लगा होता है। जब अगर एक व्यक्ति का पूंजी लगा रहेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो जाएगा, राइट। तब जो है वो व्यापार का अलग मेथड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी में जो है एक व्यक्ति का पूंजी नहीं लगा होता है, कई व्यक्तियों का पूंजी लगा होता है, यानी कि उसमें जो है उसका पूंजी जो है अंश में विभाजित होता है। जैसे अंश क्या होता है समझिए यहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कंपनी आप है, राइट, मतलब कंपनी आपके कंपनी में पूंजी कितना लगा है, 1 लाख रुपए लगा है, और जो है 100 वाले अंश में उसको आप विभाजित कर दिए हैं, तो एक शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा। अगर कोई आपके कंपनी का एक शेयर खरीदता है, आपने उसको जो है 100 शेयर में डिवाइड कर दिया है, तो अगर एक शेयर कोई खरीदता है तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 1000। तो कंपनी का जो पूंजी होता है वो अंश में विभाजित हो जाता है। कब, कंपनी में, राइट। जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पूंजी होता है उसमें वो जो अंश में विभाजित हो जाता है, उसका विभाजन किस में हो जाता है, अंश में बांटा जाता है उसको अंश के आधार पर, राइट। और इसमें किसी एक व्यक्ति का पूंजी नहीं लगा होता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति से आप 10 लाख रुपए मांगते हैं, 1 लाख रुपए मांगते हैं, तो आपको नहीं देगा। लेकिन आप उसी व्यक्ति से अगर 1000 रुपये मांगिएगा या 1000 रुपये उसको बोलिए कि आपको 1000 रुपये हमको दीजिए, हम जो है आपको कंपनी में आपको क्या बना देंगे, शेयर होल्डर बना देंगे, यानी कि कंपनी का स्वामी बना देंगे एक हिस्सा के लिए, तो देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कंपनी में जो है यहाँ पर जिसकी पूंजी किस में विभाजित होती है, तो ये अंश में विभाजित होती है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, तो वास्तव में यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन। ये अपने आप क्रिएट नहीं होता है, ये लोगों के द्वारा, निर्मित व्यक्तियों के द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है, राइट। तो वास्तव में यह एक कृत्रिम व्यक्ति है जो मैन मेड होता है। मैन मेड का मतलब जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक्चुअल में वो अपने आप क्रिएट नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। कंपनी कौन बनाता है, मानव के ही संघ और समूह से ही क्या बनता है, कंपनी बनता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि कंपनी वास्तव में यह एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है।
तो आई होप जो है ये कंपनी का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के संघ का मतलब होता है ग्रुप, संघ एवं संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। अंशों में विभाजित का मतलब होता है कि वो शेयर में डिवाइड होता है। उसके बाद वास्तव में यह एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो मैन मेड होता है, मानव के द्वारा निर्मित होता है, राइट। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर टाटा है तो टाटा को कौन डिज़ाइन किया है? किसी न किसी मानव के द्वारा ही डिज़ाइन हुआ है ये, यानी कि कंपनी को कौन संचालित कर रहा है? तो मानव कर रहा है। उसका जो है एस्टेब्लिशमेंट कौन किया है? तो कोई मानव ही किया है। तो कहने का सेंस मेरा ये बनता है कि यहाँ पर जो भी कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश होती है तो वहाँ का उस कंपनी वो अपने आप में क्या होती है? वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, लेकिन उसको कोई ना कोई बनाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम व्यक्ति। उसका अपना अकाउंट्स होता है, वो उसके अपने नाम से खाता खुलता है, वो अपने नाम पर ट्रांजैक्शन करती है, इसमें कोई व्यक्ति का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, राइट। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि जिसकी स्थापना कानून मतलब लीगली, यानी कि वैधानिक रूप से, और या अधिनियम का मतलब होता है एक्ट के अंतर्गत होती है। सही बात है। जो भी कंपनी स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत सारा, हमने पहले ही बताया कि बहुत सारा उसको रूल और रेगुलेशन क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बहुत व्यक्ति क्या होता है कि कंपनी को स्टार्ट करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ उसमें है, मतलब लीगली आपको जो है अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, तब जो है आप कंपनी बना पाएंगे। चाहे कोई भी कंपनी बनाए, चाहे प्राइवेट कंपनी बनाए, चाहे पब्लिक कंपनी, तो आपको बहुत सारा रूल रेगुलेशन को उसमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जिसकी स्थापना कानून या अधिनियम के अंतर्गत होती है। अगला देखिए, ये वाला पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए क्या है। देखिए इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा कि कंपनी है, तो कंपनी है एक पूछेगा कृत्रिम व्यक्ति, दूसरा उसमें हो जाएगा वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है कि कृत्रिम व्यक्ति अगर पूछता है तो कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है, अगर आपको पूछता है उसी में देकर के वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति तो है ही, लेकिन उसमें वैधानिक रूप से भी वो जो है क्या होता है? वो बनाया जाता है। किसके कंट्रोल में होती है? तो कानून के कंट्रोल में वो होती है, राइट। चलिए उसके बाद है, देखिए तो एक जो है इसका विद्वान चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार काफ़ी शॉर्ट परिभाषा दिया है, तो इसीलिए जो है उसके अनुसार एक बार परिभाषा को जो है हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए कंपनी क्या दिया है? चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार, ये एक लेखा शास्त्री है चीफ जस्टिस मार्शल, इसके अनुसार उसका डेफिनेशन क्या है कि कंपनी एक अदृश्य का मतलब होता है जिसको इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सके। अगला होता है अमूर्त मतलब जो काल्पनिक होता है, जो आपके माइंड में होता है, वो दिखता नहीं है। मतलब दोनों का सेंस एक ही बना, लेकिन यहाँ पर अदृश्य का सेंस ये बना कि वो मतलब दिखता नहीं है, और ये अमूर्त का मतलब बोला जो काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब जो आपके माइंड में होता है। अगला देखिए फिर क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है कि मैन मेड, मतलब मैन मेड का मतलब होता है कि वो मानव के द्वारा क्या होगा? निर्मित होगा, राइट। तो इसमें क्या बताया गया, मतलब ये इसके अनुसार क्या बताया है इसने कि इन्होंने बताया है कि कंपनी एक अदृश्य अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है। सही है, सही बात है कि कंपनी जो है अदृश्य और क्या है? अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है। देखिए सबका जो है इसमें मत अलग अलग होता है। जो भी लेखा शास्त्री होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो है अपना डेफिनेशन को डिफाइन करके किसी भी टॉपिक को देते हैं, राइट। अगला फिर बोल रहा है इसमें कि जिसका अस्तित्व केवल कानून के दृष्टि में होता है, यानी कि जिसका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, जो सिर्फ कानून के नज़र में जो है वो कंपनी है, अदर आदमी के नज़र में वो कंपनी नहीं होता है। मतलब अगर आप उस कंपनी को नहीं भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कानून के नज़र में वो कंपनी है तो एक्चुअल में वो कंपनी है। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये बना कि चीफ जस्टिस मार्शल कहना क्या चाह रहे हैं कि कंपनी एक अदृश्य अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में क्या होता है जिसका अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जो वहाँ पर वो रहता है। जैसे मान लीजिए कंपनी बनाया है, कहीं पर कोई कंपनी अपना बना दिया है और कंपनी लोग उसको कंपनी नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि वो कानून की दृष्टि में कंपनी है तो एक्चुअली में कंपनी है। तो वही इसमें बताना चाह रहा है ये कौन? चीफ जस्टिस मार्शल। तो काफ़ी जो है ये शॉर्ट डेफिनेशन दिया है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर बोल रहा है इसमें, अब ये डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया। अगर ये अर्थ जैसे लिखा हुआ है मीनिंग,
मीनिंग और डेफिनेशन में क्या अंतर होता है कि मीनिंग में सिर्फ उसका मतलब लिखा रहता है और डेफिनेशन उसी को विस्तार करके लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको इन केस अगर याद नहीं हो, एक डेफिनेशन याद नहीं हो या मीनिंग याद नहीं हो, अगर दोनों में से कोई भी नहीं याद हो तो आपको याद करना पड़ेगा कोई ना कोई एक। लेकिन अगर दोनों में से जब कोई एक याद हो तो दोनों का काम हो सकता है, क्योंकि मीनिंग का मतलब होता है सिर्फ उसका मतलब यानी कि मीन, और डेफिनेशन का मतलब होता है उस पॉइंट को अच्छे तरीके से डिफाइन करना, राइट। उसके बाद फिर इसमें देखिए क्या है, अगला इसमें है कंपनी की विशेषता, यानी कि कंपनी का जो है क्या फीचर्स है। अगर हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषता को देख करके हम जाते हैं, उसमें कोई भी काम करते हैं तो उसमें विशेषता देखते हैं कि इसमें ये विशेषता है, इसमें वो विशेषता है, उसके बाद जो हम उसमें जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखने को क्या मिलेगा कि विशेषता उसका क्या क्या है। तो पहला विशेषता इसमें क्या है, ऐच्छिक संस्था। ऐच्छिक संस्था का मतलब ये होता है कि वो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप कंपनी को स्टार्ट करना चाहें तो आपको कोई कानून आपको बाधित नहीं कर सकता है, कोई भी आपके काम में जो है बाधा नहीं डाल सकता है। तो ये ऐच्छिक है, अगर आप स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, कोनो दिक्कत इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए फिर क्या है, अगला है इसमें कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है कि जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, यानी कि जो है ये कंपनी जो है वैधानिक द्वारा, वैधान मतलब कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति सही में होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर कंपनी को अपने माइंड में ही रखेंगे कि हमको कंपनी स्टार्ट करना है और उसको हम मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे तो कभी भी वो कंपनी बन पाएगा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी जो है मेरे माइंड के अंदर ही रह जाएगा, राइट। लेकिन जब हम उसको मूर्त रूप दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है फिर कृत्रिम व्यक्ति हो जाता है, राइट। और उसके नाम पर जो है हर एक चीज़ का लेन देन होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि SBI है, ऐसे मान लीजिए कि कंपनी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैधानिक कंपनी है। वैधानिक कंपनी मतलब कानूनी कंपनी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये जो है अपना खाता मतलब ये जो है अपना मैनेज करती है जो भी अकाउंट्स, तो इसका भी खाता जो है दूसरे बैंक में होगा, जैसे रिजर्व बैंक में इसका खाता होगा। तो ये अपने नाम से जो है अपना मोहर रखता होगा। कोई भी ग्राहक इसके पास आता होगा तो मोहर जब तक नहीं लगेगा SBI का तब तक उसको SBI का नहीं माना जाता है। तो अगला इसमें हम जानेंगे सार मुद्रा में इस टॉपिक को, राइट। अगला देखिए तो सीमित दायित्व। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या, ये कृत्रिम व्यक्ति क्या मतलब, ये मानव द्वारा निर्मित क्या होता है, ये कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी जो है मानव द्वारा निर्मित क्या होता है, ये कृत्रिम व्यक्ति होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये एक्चुअल में कोई पर्सन, प्राकृतिक पर्सन नहीं होता है, ये बनाया जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि बारिश अगर हो रहा है तो बारिश अगर नेचुरली हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरली रेन। लेकिन जब बारिश हम करवाते हैं, जैसे फिल्म वगैरह में देखते होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि बारिश कराया जाता है तो उसको बोलता है आर्टिफिशियल, यानी कि वो मानव के द्वारा ही होता है, राइट। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि मानव के द्वारा निर्मित हो गया, तो कौन सा व्यक्ति, आर्टिफिशियल। अगला फिर क्या है, तो इसमें हमने अभी बात किया था जस्ट कृत्रिम व्यक्ति के बारे में। तो अब जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार सीमित दायित्व के बारे में। तो सीमित दायित्व में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने शेयर खरीदा जिस कंपनी का 10 रुपये का, तो आपका शेयर का दाम 10 रुपये हुआ और उसका अंकित मूल्य भी कितना हो गया, 10 रुपये। यानी कि जितने मूल्य का वो शेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी शेयर का दाम 10 रुपये है, तो 10 रुपये उस शेयर का दाम क्या हो गया, एक्चुअल में उस शेयर का दाम कितना है, 10 रुपये। अब उसको 12 रुपये में बेचेंगे तो प्रीमियम पर हो गया, लेकिन इसका एक्चुअल मूल्य कितना है, 10 रुपये। तो जितना मूल्य वो निर्धारित किया था कंपनी के द्वारा, मतलब पहले से उसका निर्धारण रहता है शेयर इतने का है, तो उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। तो आपका दायित्व जो रहेगा वो सीमित रहेगा आपके शेयर तक ही, जितना का आपने शेयर खरीदा है उतना ही, राइट। तो आप जितना खरीदे हैं उतना ही तक जो है आपका अधिकार होता है उसी के अंकित मूल्य तक, उससे ज़्यादा आपका जो है दायित्व नहीं लेने का। और ना ही उसकी क्या बोल रहा है कि सार मुद्रा का मतलब क्या होता है, कॉमन सील, राइट। और वहाँ पर जाकर के SBI में हम चेक को भुनाने के लिए गए और वहाँ पर अगर जो हमको साइन करके दिया है वो जिस बैंक से, मान लीजिए किसी दूसरे बैंक से आया है, तो उस पर जो है उसका मोहर नहीं लगा हुआ है, तो वो जो है उसका मान्य चेक नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि SBI का हमने चेक लेकर के कहीं दूसरे जगह पर गया, तो SBI का तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस पर SBI का मोहर नहीं लगा हो। तो उसी को बोलते हैं कॉमन सील, यानी कि मोहर का जो काम करता है उसी को बोलते हैं सार मुद्रा, राइट। सार मुद्रा का मतलब समझ में आ गया होगा क्या। ऐसे मान लीजिए किसी भी कंपनी के लिए कि सिग्नेचर का काम करती है कौन, सार मुद्रा। अगर उस कंपनी में उसका कंपनी के प्रपत्र जो भी उसका पत्र होता है उस पर अगर मान लीजिए उसका सील लगा हुआ है, उसका कॉमन सील लगा हुआ है, तो उसी को बोलेंगे हम क्या,
सार मुद्रा। अगर मान लीजिए नहीं लगा हुआ है तो उसका जो है उस कंपनी को नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं से कोई प्रपत्र लेकर आ गए, कहीं से कोई पत्र लेकर कि ये SBI का पेपर है, इस पर अपना साइन कर दीजिए। पॉसिबल नहीं है, जब तक उस पर SBI का मोहर नहीं लगा होगा तब तक हम उस पर साइन नहीं कर सकते हैं, राइट। अगला फिर देखिए क्या है, अगला इसमें है अंशों की हस्तांतरणीयता। तो अंशों की हस्तांतरणीयता का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कि जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ए ने एक शेयर किसी कंपनी से खरीद लिया और उसको उस कंपनी का जो है शेयर रखने का इच्छा नहीं है, तो फिर क्या कर सकता है, वो जो शेयर है वो श्याम को दे सकता है और उसके बदले पैसा ले लेगा। यानी कि ट्रांसफरेबल जो होता है वो आसानी से हस्तांतरणीय हो सकते हैं, आसानी से जो है किसी को आप हस्तांतरण कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहता है, राइट। अगला देखिए, अब यहाँ पर 5 हमने जो है इसके विशेषताओं को अच्छे तरीके से डिस्कस किया और इसका जो विशेषता है वो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए इसका जो विशेषता होता है वो 5 नंबर में आएगा, कई बार जो है 5 नंबर में आ जाता है, कई बार 2 नंबर में आता है। जब 2 नंबर में आ जाएगा तो आपका सिक्योर रहेगा कि 2 नंबर आ ही जाएगा, लेकिन जब 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से जो है उसको पढ़ना रहेगा और अच्छे से जो उसको लिखना रहेगा और आपको समझना है कि उसमें एक्चुअली में लिखना क्या है। तो 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, अगर कोई भी पॉइंट वहाँ पर अगर 2 नंबर में पूछेगा यानी कि 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप 2 लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स में पूछेगा तो 5 लिख दीजिएगा, जो भी आपको पूछेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और हमने जो इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया इस सभी वर्ड पर, उसी तरीके से जो है आप अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिखिएगा, तो जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक को अभी तक डिस्कस कर लिया, पहला कंपनी का अर्थ और दूसरा कंपनी का अगर परिभाषा भी पूछता है तो अर्थ याद है तो आप परिभाषा वहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, राइट। और इसमें उसके बाद हमने डिस्कस किया एक वैज्ञानिक के अनुसार, चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार काफ़ी आसान परिभाषा है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। अगर हम भी किसी चीज़ पर तर्क देने का प्रयास करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना अलग अलग होता है। तो हमने जो है चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार परिभाषा को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया है और अच्छे तरीके से जो है उसको समझाया है, और जो वो परिभाषा देंगे उसी को जो है हम समझा सकते हैं, हम इसमें अपना स्टेटमेंट नहीं जोड़ सकते हैं। अगला फिर देखिए, कंपनी की विशेषता को भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। कंपनी की विशेषता जो 5 हमने अभी बताया उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करने का प्रयास किया। तो अब जो है अगला कंपनी के प्रकार को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी के विशेषता के बारे में जान लिया और कंपनी के विशेषता के बारे में हमने अभी जस्ट जाना है, और उसके बाद जो है हम इसमें कंपनी के प्रकार को एक बार जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी जो है कितने तरह का होता है। तो यहाँ पर कंपनी को अलग अलग तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है 7 भागों में, और जो है सबका अलग अलग प्रकार होता है। देखिए पहला इसका जो कैटेगराइजेशन है, पहला जो इसका कैटेगरी क्या बनाया है, दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब देखिए दायित्व के आधार पर जो है कंपनी 3 तरह का होता है। पहला कौन सा, अंश द्वारा सीमित कंपनी। अब अंश द्वारा सीमित कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का 100 वाला अंश खरीदा है। कितना का अंश खरीदा है, 100 का। तो 100 का जो अंश खरीदा है, 100 रुपये का एक अंश है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़, जैसे मान लीजिए आपने इसका भुगतान 60 रुपये पेड कर दिया है, 60 रुपये पेड कर दिया है, और अभी जो है आपके पास पैसा इसका कितना बकाया बचा है, इतना 40 रुपये। तो 40 रुपये जब कंपनी का समापन होने वाला होगा या किसी ऐसा कंडीशन में कंपनी चला जाएगा जिस कंडीशन में कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा, या कंपनी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, कंपनी में फाइनेंशियली जो है उसमें बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, कंपनी हमसे कौन सा पैसा लेगी, तो जो पैसा बकाया था वो पैसा आपसे लेगी। तो यहाँ तक इसमें हमने क्या बताया जस्ट कि आपका शेयर जितना तक रहेगा उतना ही तक पैसा उस कंपनी में देना है, उससे ज़्यादा पैसा उस कंपनी में नहीं देना है। अगर जितने का शेयर मेरे नाम पर हस्तांतरण किया गया उतना ही तक अगर हम पैसा कंपनी को देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। यानी कि जितना तक मेरा अंश है उतना ही तक हम पैसा देंगे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 का अंश, मतलब एक अंश का दाम 100 रुपये था, और आपने उसको जो है परचेज कर रखा था, मान लीजिए 100 रुपये में, और 100 का 100 रुपये आपने उसको भुगतान पहले ही कर दिया था। तो आपका जो लायबिलिटी बनेगा, यानी कि आपका कोई भी लायबिलिटी इसमें नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का आपने खरीदा था और 100 का 100 आपने पेड कर दिया, तो इसमें आपका कोई लायबिलिटी नहीं बना,
यानी कि जितना तक हमारा अंश है उतना ही तक अगर हम पैसा किसी भी कंडीशन में अगर कंपनी चली जाती है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी जो है समापन के कगार पर खड़ी है, तो वहाँ पर हम उतना ही तक पैसा उसको दे सकते हैं जितना तक मेरा शेयर उस कंपनी ने मेरा शेयर जितना अंकित मूल्य तक दिया है हमको उतना ही तक पैसा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी, यानी कि जितना तक का अंश, जितना रुपए का अंश हमको वो हस्तांतरण करेगा उतना ही तक पैसा कंपनी को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा हम उसको नहीं दे सकते हैं, अगर किसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तब या ऐसा कंडीशन होता है, राइट। अगला देखिए फिर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अब देखिए गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होता है, तो गारंटी द्वारा जब कोई जो उसका मेंबर होता है, किसका मेंबर, जो कंपनी का मेंबर होता है, वो शेयर तो खरीदता ही खरीदता है, एक उसके साथ ही गारंटी ही ले लेता है कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, अगर कंपनी का समापन होता है, तो हम उसमें जो है इतना तक का आपका गारंटी ले रहे हैं, 5,000 का गारंटी ले रहे हैं कि 5,000 तक जो है अगर किसी भी कंडीशन में अगर समापन हो जाए कंपनी का या कंपनी का स्थिति खराब हो जाएगा तो 5,000 का हम गारंटी ले रहे हैं, और ये जो उस कंपनी में मेंबर होगा वो सब गारंटी लेगा कि इतना तक पैसा हम आपको देंगे, इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं। अगर कैसा भी कंडीशन आ जाए तो 5,000 तक का हम गारंटी लिए, 5 रुपये से नहीं एक पैसा कम लेंगे और मतलब देंगे, और नहीं एक पैसा जो है हम मतलब ज़्यादा देंगे, यानी कि 5,000 बोले हैं तो 5,000 का गारंटी हम आपको दे दिए। अगर किसी भी ऐसा कंडीशन होता है जब आपका कंपनी मतलब जो कंपनी में हमने शेयर खरीदा है वो कंपनी अगर वाइंडिंग अप होता है तब, यानी कि वो जो बंद होने की स्थिति में हो जाती है तब। तो ये हो गया गारंटी द्वारा। शेयर वाला में आपने क्या समझा कि शेयर जितना तक आपको शेयर वो ट्रांसफ़र करके देता है, यानी कि जितना तक का शेयर आपके नाम पर हस्तांतरण करता है उसके अंकित मूल्य तक ही हम उसको पैसा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शेयर खरीदा है और साथ ही में गारंटी ले लिया है कि हम 5,000 रुपये तक जो है अगर किसी भी कंडीशन में कंपनी चली जाती है विशेष परिस्थिति में, तो वहाँ पर 5,000 रुपये तक हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसका गारंटी ले लेता है, यानी कि 5,000 का गारंटी ले लेता है। 5,000 का गारंटी अगर कोई ले लेता है तो उसी को बोलते हैं हम क्या, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, यानी कि जितना तक का गारंटी है उतना ही तक। और यहाँ पर अंश द्वारा सीमित कंपनी यानी कि अंशों तक सीमित है, इससे ज़्यादा आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा इसका प्रकार है असीमित। अब समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपने कंपनी का 100 रुपये का एक अंश खरीदा। अब 100 रुपये का जो शेयर खरीदा, अब ये 100 रुपये का जो शेयर खरीदा आपने पूरा का पूरा उसको 100 रुपये दे रखा था, लेकिन वो कंपनी जो है, जैसे मान लीजिए 100 का शेयर था, 100 रुपये आपने दे दिया, और ऐसा कोई स्थिति आ गया कंपनी में जिसमें कंपनी का डूबने का स्थिति हो गया, तो अगर आपसे पैसा क्रेडिटर्स को भुगतान करने के लिए अगर मांगता है तो आपसे जो है अगर पैसा वो मांगेगा तो इससे ज़्यादा भी पैसा मांग सकता है, यानी कि आपका इसमें लायबिलिटी जो है सीमित नहीं है कि आपको इतना ही तक पैसा देना है, आपको जितना वो बोलेगा, जितना सब मेंबर देगा आपको भी उतना देना पड़ेगा, यानी कि आपका जो है दायित्व क्या है इसमें, असीमित है। आपने पूरा पैसा शेयर का दे दिया है, तब पर भी अगर कोई ऐसा स्थिति कंपनी का आ जाता है तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका जो है इसमें दायित्व सीमित नहीं होता है। तो हमने जो है यहाँ पर दायित्व के आधार पर तीनों कंपनी को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। पहला, अंश द्वारा सीमित कंपनी क्या कि आपको कंपनी में उतना ही पैसा देना है या उतना ही पैसा लगाना है जितना तक का अंश आपको दिया गया है कंपनी के द्वारा, जितना तक का अंश के अंकित मूल्य तक आपको अंश हस्तांतरण किया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंश द्वारा हस्तांतरण कंपनी। दूसरा, गारंटी द्वारा अंश अगर कोई किसी कंपनी का खरीद लेता है और खरीदने के बाद वो एक गारंटी ले लेता है कि इतना एक निश्चित अमाउंट तक, एक निश्चित राशि तक वो गारंटी ले लेता है, तो गारंटी तक ही वो पैसा दे सकता है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं 1 रुपये कम देगा, नहीं 1 रुपये ज़्यादा देगा। अगर हमने किसी कंपनी को 5,000 का देने का गारंटी ले लिया तो 5,000 से नहीं 1 रुपये कम देंगे, नहीं 1 रुपये ज़्यादा देंगे, यानी कि गारंटी उतना ही तक रहेगा, सीमित रहेगा। और यहाँ पर तो कोनो सीमित नहीं है। क्या सीमित नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये का एक शेयर खरीद भी लिया, अगर उसको डूबने का स्थिति उसका आ गया तो आपको जो है जितना पैसा वो बोलेगा उतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो यहाँ पर ये कंपनी हो गया असीमित कंपनी, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है कि आपको कभी भी कितना पैसा मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा, राइट। अगला देखिए फिर क्या है, अगला है सदस्य की संख्याओं के आधार पर। पहला हमने दायित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, और दूसरा है सदस्य की संख्याओं के आधार पर। अब सदस्य के संख्याओं के आधार पर भी तीन तरह का कंपनी होता है। पहला है आपका निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी, उसके बाद है सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी, और तीसरा है एक व्यक्ति कंपनी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, यानी कि उसको शॉर्ट में जो बोला जाता है ओपीसी कंपनी। कौन सा कंपनी? ओपीसी। अब यहाँ पर देखिए, निजी जो कंपनी होता है
उस कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है उस कंपनी में मेंबर होना चाहिए 200, राइट। अब यहाँ पर अंशों के हस्तांतरण पर उसमें प्रतिबंध रहता है। अंशों के हस्तांतरण पर क्या रहता है उसमें प्रतिबंध, कि आप जो जिसको मन चाहे उसको जो है अपना उस कंपनी का अंश ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। किस कंपनी में? तो ये निजी कंपनी में। निजी कंपनी में आपको क्या रहेगा कि निजी कंपनी में जो भी अंश आपको दिया जाएगा, और जनरली निजी कंपनी में जो बाहरी व्यक्तियों को शेयर नहीं बेचा जाता है, जो उसके आसपास जान पहचान के लोग होते हैं उन्हीं को जो है निजी कंपनी में शेयर खरीदने का मौका मिलता है। और ये जो है कोई प्रविवरण जारी नहीं करता है, कोई ऐसा प्रोस्पेक्टस आमंत्रण नहीं जारी करता है कि जिसमें लोगों को पता चले कि इसमें जो है इस कंपनी का शेयर बिक रहा है। तो यहाँ पर निजी कंपनी जनरली अपने से जो लगाव के लोग होते हैं, जो अपने कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन्हीं सबको जो है ये निर्गमन करता है शेयर। तो यहाँ पर अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। जिसको शेयर दिया गया है उसी के पास वो शेयर रहेगा, वो दूसरे को हस्तांतरण नहीं कर सकता है। दूसरा इसमें क्या है कि आप निर्गमन पर भी इसमें प्रतिबंध है, कि अगर मान लीजिए सार्वजनिक निर्गमन करते हो तो उसमें भी प्रतिबंध है। सार्वजनिक अगर निर्गमन करते तो उसमें भी प्रतिबंध है। उसके बाद यहाँ पर 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि कम से कम 2 व्यक्तियों का अधिक से अधिक कितना, तो 200 व्यक्ति उसमें होना चाहिए, राइट। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए फिर क्या है। अगला है सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हम उस कंपनी को बोलते हैं जो निजी कंपनी नहीं है, यानी कि जिसमें लोगों का पैसा लगा होता है, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है जिस कंपनी में, उसको बोलते हैं सार्वजनिक कंपनी। और यहाँ पर निजी कंपनी हमने क्या इसमें क्या हमने अभी क्या बताया कि जिसमें लोगों का पैसा नहीं लगा होता है, सिर्फ निजी कुछ व्यक्तियों का पैसा लगा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और इसके नाम के पहले, कंपनी के नाम के पहले, निजी कंपनी के नाम के पहले उसमें पीवीटी एलटीडी लगा होगा, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड उसमें लगा होगा, राइट। और यहाँ पर ये जो है आपका सार्वजनिक कंपनी में सिर्फ एलटीडी लगा होगा, यानी कि लिमिटेड। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और ये जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी कई बार पूछ देता है कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है। तो निजी कंपनी हमने इसमें जस्ट अभी बताया कि जो जिसमें लोगों का पैसा नहीं लगा होता है, सिर्फ कुछ गिने चुने व्यक्तियों, वो भी निजी व्यक्तियों के हाथ में जिसका उस कंपनी का डोर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? निजी कंपनी। मैक्सिमम का मतलब होता है कि अधिकतम उसमें 200 सदस्य हो सकता है, और वो जो है उसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। उसके बाद सार्वजनिक कंपनी में हमने अभी जस्ट क्या बताया था कि जिसमें लोगों का पैसा लगा होता है, पब्लिक का पैसा लगा होता है। इसका दूसरा नाम जो है लोक कंपनी भी है। कौन सा? सार्वजनिक कंपनी का दूसरा नाम लोक कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों का पैसा लगा होता है, पब्लिक का पैसा लगा होता है। तो अब इसमें देखिए एक चीज, इसमें कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए। कितना सदस्य? सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य, और अधिक से अधिक इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना तक, अब सीमा कहने का सेंस क्या है कि जितना तक का अंश है उतना तक कम से कम। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 अंश है उस कंपनी का, तो 10,000 तक ना शेयर हम बेचेंगे कि उसे 15,000 को बेच देंगे। तो यहाँ पर जितना तक अंश है, जितना तक हमने इशू किया है शेयर को, उतना तक उसमें सीमित रहता है, यानी कि वो वहाँ तक वो लिमिट रहता है। तो हमने यहाँ पर अनलिमिटेड इसीलिए बोल दिया कि यहाँ पर सीमा नहीं है कि कितना तक उसको शेयर किया। बात हो सकता है ये भी कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 शेयर हमने इशू किया था, अब बाद में जरूरी पड़ा तो हम जो है फिर से 5,000 शेयर इशू कर दिए। तो इसका जो सीमा होता है वो अनलिमिटेड होता है, राइट। तो यहाँ पर कम से कम 7 और अधिक से अधिक अंशों तक सीमित होता है। समझ में आ गया? अगला देखिए फिर क्या है। अब यहाँ पर अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं होता है। आप जिसको चाहे उसको अपना अंश हस्तांतरण कर सकते हैं। हस्तांतरण का क्या मतलब बनता है? जैसे मान लीजिए कि हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो उस कंपनी का शेयर हमको अगर रखने का इच्छा नहीं है तो हम उस कंपनी का शेयर नहीं रख करके हम दूसरे को हम बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम ने उसको शेयर को खरीदा, जो टाटा के शेयर को खरीदा, और उसको जो है उस शेयर को रखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जो है श्याम को अपना शेयर हस्तांतरण कर देगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे? सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी मतलब उसमें जो है शेयर के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा होता है। अगला है ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब होता है कि जिसमें कम से कम कितना सदस्य हो? 1 सदस्य, यानी कि जिसका कम से कम संचालन का जो मेंबर होता है उसका सदस्य कितना होना चाहिए? कम से कम 1 और अधिक से अधिक 15, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ओपीसी कंपनी में 1 पर्सन कंपनी उसका होता है कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए? 1, और अधिक से अधिक उसमें डायरेक्टर कितना होना चाहिए? 15 से ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे ओपीसी कंपनी, राइट। कौन सा कंपनी? तो ओपीसी कंपनी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। अब यहाँ पर अगला देखिए इसमें क्या है। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसमें क्या है? स्वामित्व के आधार पर बताया गया, यानी कि ऑनरशिप के आधार पर 2 कंपनी है।
एक हो गया सरकारी कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, और एक हो गया गैर सरकारी कंपनी यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो सरकारी कंपनी क्या है, जब किसी कंपनी का कंपनी के चुकता पूंजी का कम से कम 51% भाग किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं सरकारी कंपनी, राइट। हमने अभी जस्ट क्या बताया, जब किसी कंपनी के चुकता पूंजी का भाग, चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल का भाग अगर 51% से अधिक किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का हो जाता है तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। और यहाँ पर दूसरा हो जाता है इसमें गैर सरकारी कंपनी। गैर सरकारी कंपनी का मतलब क्या होता है कि गैर सरकारी कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी सरकारी नहीं है उसी को हम क्या बोलेंगे, गैर सरकारी कंपनी, राइट। चलिए अगला फिर देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीयता के आधार पर यानी कि नेशनलिटी के आधार पर। किसके आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर। नेशनलिटी के आधार पर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी। अब भारतीय कंपनी क्या होता है इसे समझिए। यहाँ पर भारतीय कंपनी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का अगर पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन उसी देश में हुआ है और उसी देश में वो अस्थायी रूप से चल रहा है तो उसी को बोलते हैं भारतीय कंपनी। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का जो कंपनी है टेलीकॉम, जियो का, रिलायंस का, वो जो है भारत का कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन भारतीय में हुआ है और अस्थायी रूप से वो भारत में ही चल रहा है तो उसको कौन सा कंपनी बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम भारतीय कंपनी। और ये जो विदेशी कंपनी हम किसको बोलेंगे, विदेशी कंपनी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए जैसे हमारा BSNL हो गया तो BSNL कौन सा कंपनी, BSNL मेरा कौन सा कंपनी हो गया, तो भारतीय कंपनी। क्यों, क्योंकि इसका जो है पंजीकरण कहाँ पर हुआ है, वो भारत में हुआ है। तो भारत में जब होगा तो कौन सा कंपनी, भारतीय कंपनी। अगर वो अस्थायी रूप से वो चल भी रहा होगा कहाँ पर, भारत में, तो भारतीय कंपनी बोलेंगे, राइट। अब विदेशी कंपनी जैसे मान लीजिए जो भारत में अस्थायी रूप से चल रहा हो लेकिन उसका पंजीकरण विदेश में हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि वोडाफोन कंपनी कहाँ का है, तो इंग्लैंड का है और वो चल कहाँ पर रहा है, तो भारत में। तो हम इसको, वोडाफोन जो कंपनी है उसका पंजीकरण कहाँ हुआ है, तो इंग्लैंड में, और वो चल कहाँ पर रहा है, तो वो चल रहा है भारत में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विदेशी कंपनी। कौन सा कंपनी, तो विदेशी कंपनी, राइट। चलिए अगला देखिए, तो फिर नियंत्रण के आधार पर यानी कि कंट्रोल के आधार पर क्या होता है समझिए। यहाँ पर एक होता है आपका सूत्रधारी कंपनी, एक होता है आपका सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी का इंग्लिश नेम होता है होल्डिंग कंपनी और इसका होता है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी हम किसको बोलेंगे, जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 50% से अधिक अंश को क्रय कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं कौन सा कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 50% से अधिक अंश खरीद लेता है और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसी को कौन सा कंपनी बोलेंगे हम, सूत्रधारी कंपनी। दूसरा हो जाता है इसमें सहायक कंपनी हम उस कंपनी को बोलेंगे या उस कंपनी को हम कहेंगे कि जिस पर किसी अदर कंपनी का नियंत्रण हो, जिस पर किसी दूसरे कंपनी का नियंत्रण हो, उसी को कौन सा कंपनी बोलेंगे हम, सब्सिडरी कंपनी। ऐसे एग्जांपल समझिए, ए अगर बी के 50, ए कंपनी है एक और एक बी कंपनी है, तो ए जो है बी का 50% से अधिक शेयर खरीद लिया है तो एक कौन सा कंपनी हो गया, ए हो गया आपका होल्डिंग कंपनी यानी कि सूत्रधारी कंपनी। लेकिन बी कौन सा कंपनी हो गया, ये हो गया आपका सब्सिडरी कंपनी। क्यों, क्योंकि इस पर जो है किसका नियंत्रण है, किसी दूसरे कंपनी का नियंत्रण है। बी हो गया आपका सब्सिडरी कंपनी यानी कि सहायक कंपनी, ये हो गया आपका सूत्रधारी कंपनी। क्यों, क्योंकि जो है दूसरे कंपनी का 50% से अधिक भाग खरीद लिया है तो इसको बोलेंगे हम सूत्रधारी। और ये जो है 50% से अधिक खरीद कर मतलब इस पर नियंत्रण इस पर स्थापित है। ए जो है ए का नियंत्रण किस पर स्थापित है, बी पर, तो ये हो जाएगा आपका सहायक कंपनी, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिए आकार के आधार पर यहाँ पर क्या दो कंपनी आएगा, एक आएगा लघु कंपनी, एक आएगा बृहद कंपनी। लघु कंपनी हम किसको बोलेंगे, तो लघु कंपनी का मतलब होता है जो छोटे आकार का कंपनी होता है यानी कि जो जिसका आकार क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लघु कंपनी। अब यहाँ पर उसमें क्राइटेरिया क्या बनाया गया है, जैसे मान लीजिए कि 50 लाख से उसका अधिक जो है पूंजी होना चाहिए, राइट। 25 लाख मतलब 50 लाख से अधिक उसका पूंजी, जितना उसको निर्धारित किया उसका आकार क्या होना चाहिए, सिर्फ छोटा होना चाहिए, यानी कि 50 लाख से अधिक उसमें पूंजी, करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है,
बृहत कंपनी। तो बृहत कंपनी में क्या होगा, जो लघु कंपनी नहीं है, यानी कि जो बड़ा कंपनी होता है, तो हम इसमें इसका एग्जांपल मतलब इसका जो है डिफिनेशन कैसे करेंगे कि जो लघु कंपनी नहीं है वही बृहत कंपनी है, राइट। जो लघु कंपनी नहीं है वो कौन सा कंपनी है, बृहत कंपनी, यानी कि बड़ा कंपनी है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो जिसका आकार, जिस व्यवसाय का आकार, जिसका स्केल बड़ा हो उसको हम कौन सा कंपनी बोलेंगे, तो बृहत कंपनी। अगला ये यहाँ पर है पंजीकृत कंपनी, यानी कि किसके आधार पर, तो निर्माण विधि के आधार पर, निर्माण विधि एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर। तो यहाँ पर पंजीकृत या उसका दूसरा नाम है समामेलित कंपनी। दूसरा नाम देखिए, पहला इसका प्रकार क्या है, पंजीकृत कंपनी या समामेलित कंपनी, दोनों इसका प्रकार है। और यहाँ पर दूसरा आ जाता है वैधानिक कंपनी, वैधानिक कंपनी, और एक ये आ गया आपका पंजीकृत कंपनी। तो पंजीकृत कंपनी हम किसको बोलेंगे, वह कंपनी जिसका स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार हुआ हो, उसको हम कौन सा कंपनी बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम पंजीकृत कंपनी। वह कंपनी जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अगर हुआ है तो उसको हम कौन सा कंपनी बोलेंगे, पंजीकृत कंपनी। और वैधानिक कंपनी हम किसको बोलेंगे, तो वैधानिक कंपनी का मतलब होता है कि वह कंपनी जो भारत के या किसी देश के जो वह कंपनी जो किसी देश के सांसद या सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के द्वारा कंट्रोल हो, उसको कौन सा कंपनी बोलेंगे हम, मतलब सांसद या जो भी उसका गवर्नमेंट होता है उसके द्वारा अगर वो कंट्रोल हो, कानून के अधिनियम के द्वारा वो कंट्रोल हो, तो उसको कौन सा कंपनी बोलेंगे हम, तो उसको बोलेंगे वैधानिक कंपनी। वैधानिक कंपनी मतलब जैसे मान लीजिए कि एसबीआई हो गया, जैसे आपका हो गया आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जैसे हो गया आपका बीएसएनएल का कंपनी हो गया, तो वो सब क्या है, भारत सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर उसको कौन सा कंपनी बोलेंगे, और वो कानून को भी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर उसको कौन सा कंपनी बोलेंगे, वैधानिक कंपनी। तो वैधानिक कंपनी, आई होप जो है ये कंपनी का प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आसानी से जो है कॉन्सेप्ट इसमें आप बना पाएंगे। जो भी हमने इसमें बताया अच्छे तरीके से उसको बताने का प्रयास किया। कंपनी के प्रकारों के बारे में बात कर लिया, उसके प्रकारों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया, और जो है कंपनी का जो भी प्रकार था उसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करने का प्रयास किया, और हमने किया भी। और जो है अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप हमने बताया था कि अब अगला स्टेप क्या रहेगा, कंपनी का प्रलेख। अब प्रलेख का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब ऐसे मान लीजिए आप कोई आप जो है डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो उसका भी एक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई ना कोई दस्तावेज होगा, राइट। अब यहाँ पर जो कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी का भी बेस्ड हो किस पर होता है, मतलब कंपनी किस पर बेस्ड होता है, वो डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको आप अपना डॉक्यूमेंट कहीं पर कुछ ले जाते हैं, दिखाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरा है, तो वहाँ पर जो है आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब आपको ऑथराइज पर्सन माना जाता है उस काम के लिए, राइट। तो ठीक उसी प्रकार जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो जो भी उसका शेयर होल्डर होता है तो उसको ये डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, राइट। और ये डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका प्रलेख पहला क्या होता है, वो प्रलेख होता है पार्षद सीमा नियम। कंपनी का पहला प्रलेख यानी कंपनी का पहला डॉक्यूमेंट्स, पहला प्रपत्र क्या होता है, वो होता है पार्षद सीमा नियम। अब पार्षद सीमा नियम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो यहाँ पर पार्षद सीमा नियम क्या होता है, तो पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख होता है। आधारभूत मतलब ये पहला प्रलेख होता है उसका, और जिसमें कंपनी का कार्य क्षेत्र यानी कि कंपनी कौन कौन सा क्षेत्र में कार्य करने वाली है उसका कार्य क्षेत्र रहेगा उसमें। उसके बाद अधिकार सीमा, कंपनी का अधिकार सीमा यानी कि कंपनी का अधिकार कहाँ तक है, उसका सीमा मतलब कंपनी के अधिकार सीमा का उसमें वर्णन रहेगा। अगला फिर इसमें है उसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद उसकी पूंजी कितनी पूंजी से वो कंपनी स्टार्ट हुई है, तो उसमें सभी चीज़ का जो है व्याख्या होती है किसमें, पार्षद सीमा नियम में। मतलब पार्षद सीमा नियम में क्या क्या चीज़ रहता है, कंपनी का कार्य क्षेत्र यानी कि कंपनी का कार्य स्कोप क्या है वो रहेगा उसमें। उसके बाद अधिकार सीमा यानी कि उसका जो क्या अधिकार सीमा है, कहाँ तक वो अपना अधिकार मतलब यूटिलाइज कर सकता है वो रहेगा उसमें। उसके बाद उद्देश्य यानी कि कंपनी का एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। उसके बाद अगला है इसमें पूंजी। पूंजी का मतलब होता है इसमें कैपिटल यानी कि कंपनी जो बना है वो कितने पूंजी से बना है, तो उसमें जो है सभी चीज़ का उल्लेख रहेगा किसमें, तो पार्षद सीमा नियम में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा प्रलेख, तो पार्षद सीमा नियम। अगर आपको कोई बोलता है कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि वह प्रलेख जिसमें कंपनी के
कार्य क्षेत्र, अधिकार और का उद्देश्य और पूंजी का वर्णन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं उसमें मतलब पार्षद सीमा नियम। अगला है इसमें पार्षद अंतर नियम। क्या लिखा हुआ है? पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम को इंग्लिश में बोला जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पर पार्षद सीमा नियम वह प्रलेख, प्रलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब प्रलेख यानी कि प्रपत्र। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पार्षद सीमा नियम वह प्रलेख है जिसमें कंपनी को सुचारू रूप का मतलब होता है सही रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए या सुचारू रूप से चलाने, कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और उपनियम का उल्लेख रहता है। अब देखिए पार्षद अंतर नियम क्या है, उसमें सिर्फ कंपनी को किस तरह से चलाना है, किस तरह से कंपनी में काम करना है, उसका रूल और उसका जो रेगुलेशन होगा, उसका उपनियम का मतलब होता है अनुसूची। अब किस शेड्यूल में काम होगा, किस शेड्यूल में काम होगा, वो उसमें शेड्यूल दिया रहता है। किसमें? पार्षद अंतर नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वह डॉक्यूमेंट है, यानी कि वह डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और उपनियम का क्या रहता है? उल्लेख रहता है। अगला इसमें फिर बोल रहा है प्रविवरण। प्रविवरण का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस उसका इंग्लिश नेम होता है प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है इसका अंश खरीदेगा तो सबसे पहले इसका प्रोस्पेक्टस देखता है। प्रोस्पेक्टस मतलब इनविटेशन, इनवाइट करता है। जब तक इनवाइट नहीं करेगा मार्केट में जब तक शेयर होल्डर को इनवाइट नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि जो है किस कंपनी का शेयर निर्गमन हुआ है और किस कंपनी का शेयर अभी खरीदना हमको चाहिए, मतलब खरीदना चाहिए। ठीक है ना? तो ये किससे होता है? प्रविवरण से होता है। अब देखिए प्रविवरण क्या होता है? एक आमंत्रण पत्र होता है, यानी कि इनविटेशन लेटर होता है जिसके जिसमें जनता यानी कि पब्लिक, जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रविवरण एक आमंत्रण पत्र होता है, इनविटेशन लेटर होता है जिसमें जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र यानी कि अंश के तरह ही होता है। आप समझिए यहाँ पर अंश में कंपनी को कंपनी में किसी भी व्यक्ति को उतना हिस्सा के लिए मालिक बना दिया जाता है, यानी कि स्वामी बना दिया जाता है जितना हिस्सा जितना अंश वो खरीदा है। और यहाँ पर वो जितना ऋण पत्र लिया है उसके लिए उसको ऋण पत्रधारी बना देता है। ऋण पत्रधारी मतलब डिवेंचर होल्डर, ऋण पत्रधारी, राइट। तो यहाँ पर हमने इस तीनों टॉपिक को अच्छे से समझा कि कंपनी का प्रलेख क्या होता है, और कंपनी का प्रलेख मतलब कंपनी का डॉक्यूमेंट, यानी कि कंपनी का रूल रेगुलेशन किस में होगा, कितना। अब वो पता कैसे चलेगा? जब वो डॉक्यूमेंट को देखेंगे और उसके बाद आप जो है शेयर खरीदने के लिए उस कंपनी को शेयर खरीदना का प्रयास करते हैं, राइट। अगर ये सब आप नहीं देखते हैं तो ऐसे ही अगर किसी कंपनी का अगर आप शेयर खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि कंपनी का प्रलेख देखने से तो हमको पता चल जाता है कि कितना पूंजी से स्टार्ट हुआ है और ये इसका कार्य क्षेत्र क्या है, किस एरिया में काम करेगा, सब कुछ पता इसमें चल जाता है, नियम उपनियम। और यहाँ पर लास्ट में ये प्रविवरण जारी करता है जो जनताओं को अंश खरीदने या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है, राइट, खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें जो है हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया और प्रॉपरली जो है तीनों चीज़ों को अच्छे से हमने इसमें समझा। कंपनी के प्रलेख को तीनों जो टॉपिक है इसमें उसको अच्छे से समझने का प्रयास किया, राइट। चलिए अब अगला टॉपिक है, इसमें अगला टॉपिक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी में अंतर, थोड़ा इसमें बता देते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है, या कभी कभी 2 नंबर में आता है, जनरली ये 2 नंबर में ही आता है। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर, यानी कि डिफरेंस क्या है। तो एक साइड ऐसे करके लिखना है आपको सार्वजनिक कंपनी, और एक साइड लिखना है यहाँ पर
निजी कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी में क्या लिखना है कि इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होती है, कम से कम 7 होती है और अधिकतम अंश तक सीमित होती है, राइट। और इसमें आएगा कि कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 और अधिकतम 200 तक होती है। और इसमें फिर दूसरा पॉइंट आएगा कि इसमें अंशों का हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और दूसरा इसमें आएगा, इसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। चलिए, तो हमने इसको जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको समझा दिया कि 2 नंबर में अगर पूछता है ये क्वेश्चन, जनरली ऐसे पूछ देगा कभी, तो आप जो है ये 2 नंबर में ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन 5 नंबर में इसका जो है चांस नहीं बनता है, 2 नंबर में पूछने का चांस बनता है। तो हमने जितना हो सका इस चैप्टर का हमने पूरा का पूरा बेसिक कवर करने का प्रयास किया और बेसिक टू एडवांस जो है इसमें हमने बताने का प्रयास किया। अगर इस पूरे टॉपिक को सीखने के बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।